हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 में जो है फर्स्ट चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 से हम डिस्कस थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं। पहले तो हम क्लास 12 के 15, 16, 17, 18 को डिस्कस करेंगे, फिर 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे कि हमें पहले जो नॉलेज है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब जिन जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंट्री मारता हो, उसको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि हमें पता है कि पी का जो ऑर्बिटल होता है वो 3 ऑर्बिटल होता है, px, py, pz, और हर एक ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर जो कैपेसिटी देखेंगे p ऑर्बिटल्स के, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ग्रुप। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो पी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ 6 ग्रुप। ओके, और जैसे कि हमें क्लास 11 के थर्ड वाले चैप्टर क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पीरियड में तुम मूव करो पीरियडिक टेबल के, तो पहले जो है एस ऑर्बिटल फील्ड होते हैं, फिर अगर एफ होगा तो एफ फील्ड होगा, या फिर नहीं तो डी फील्ड होगा, और लास्ट में हमेशा पी ऑर्बिटल फील्ड होता है। तो लास्ट के जो 6 ग्रुप है यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि जब भी हम पीरियड के अक्रॉस मूव करेंगे तो हमेशा लास्ट में कौन फील्ड होगा? पी ऑर्बिटल। इसीलिए जो लास्ट के 6 ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक में कंप्राइजेस होते हैं। तो ये वाला 11 में था, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम 12 के लिए स्टार्ट करेंगे। 15, 16, 17, 18। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि 13 में है बोरॉन, जो फर्स्ट मेंबर अगर हम लिखेंगे हर एक ग्रुप के पीरियड 2 एलिमेंट्स, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इसको ग्रुप 13 भी बोलते हैं। या फिर जो भी हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके फैमिली, या फिर ग्रुप 13 को जैसे हम बोलेंगे, वो ग्रुप 13 में प्रेजेंट जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसी के नाम से भी उसे हम पुकारेंगे। जैसे कि ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली बोल सकते हैं, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन, फिर ग्रुप 17 को फ्लोरीन, ग्रुप 18 को नियॉन। अच्छा, इसको छोड़ के अलग अलग नेम भी है हर एक ग्रुप के लिए, जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में कौन से सब मेंबर है पहले हम चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, और सबसे लास्ट मस्कोबियम, Mc। तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, अभी अभी ये डिस्कवर हुआ है। तो जितने भी सारे प्रॉपर्टीज वगैरह हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ग्रुप 15 में दिस एलिमेंट्स और दिस ग्रुप कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज निकोजेन। निकोजेन भी बोला जाता है इनको, निकोजेन फैमिली, और हम इसको निक्टोजेन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दिस आर पॉइजनियस गैस फॉर्मिंग एलिमेंट, पॉइजनस गैस फॉर्मिंग एलिमेंट, या फिर तुम बोल सकते हो दिस आर सफोकेशन प्रोवाइडिंग एलिमेंट्स, सफोकेशन प्रोवाइडिंग एलिमेंट। जैसे कि अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन से जो गैस मिलता है NH3, वो रोटेन एक्स स्मेल है, ज़्यादा टाइम अगर इसको इनहेल करोगे तो अनकॉन्शियस हो जाओगे। जैसे कि PH3 है ना, ये रोटेन फिश स्मेल है। तो ओवरऑली हम बोल सकते हैं ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो गैस फॉर्म होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पॉइजनियस होते हैं। ओके, तो ये तो था इनका नाम। फिर अभी हम बारी बारी करके देखेंगे। तो हम पहले तो ऑकरेंस थोड़ा देख लेंगे, ऑकरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी को भी हम शामिल करेंगे, जैसे रेडियस हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ, आयनेशन एंथैल्पी हुआ, सब के सब इसमें पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद मेटल्स, सारे के सारे हम किस में डिस्कस करेंगे? ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। फिर क्या पढ़ेंगे हम? सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इतने हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ग्रुप 15 में ये 4 देखेंगे, फिर ग्रुप 16 में आ जाएंगे तो ये 4 देखेंगे, ग्रुप 17 में ये 4, ग्रुप 18 में ये 4। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑकरेंस। ऑकरेंस सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा हम तजुर्बे नहीं देंगे। ऑकरेंस में देखेंगे नाइट्रोजन जो है
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में से सबसे एबुंडेंट कौन है? नाइट्रोजन, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी है, बाई वॉल्यूम 79% बाई वॉल्यूम है। अच्छा, और कहाँ कहाँ ये मिलता है? ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, जैसे सॉल्ट में, नाइट्रेट्स, रॉक में नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, जैसे NaNO3, ये सुन चुके हो, NaNO3 हुआ, KNO3 हुआ, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं इसको, फिर सोडियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर, KNO3, इसमें कंबाइंड फॉर्म में है। वाह। और नाइट्रोजन हमारे बायोमोलिक्यूल्स में भी दिखे जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, DNA, RNA, वाह, ये सब में नाइट्रोजन है। फिर फॉस्फोरस देखते हैं, फॉस्फोरस कहाँ कहाँ मिलते हैं। अच्छा, फॉस्फोरस का एक सेपरेट मिनरल फैमिली है, अपाटाइट फैमिली बोल के। क्या? अपाटाइट फैमिली। अपाटाइट फैमिली जिसका अगर हम लिखेंगे, उसका जो जनरल फॉर्मूला है CA9PO4 CaX2। अभी X को हम फ्लोरीन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, OH लेंगे, वो जैसे कि अगर X के बदले में यहाँ पे फ्लोरीन ले लूँ तो ये फ्लोरा अपाटाइट हो जाएगा। और फ्लोरा अपाटाइट जो एनिमल्स के 60% बोन्स एंड टिथ्स, 60% बोन्स एंड टिथ्स ऑफ एनिमल कंप्राइजिंग दिस फ्लोरा अपाटाइट। क्लोरीन ले लो तो क्लोरा अपाटाइट, OH ले लो तो हाइड्रोक्सी अपाटाइट। तो बेसिकली देखा जाए तो रॉक्स में फॉस्फोरस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। इसको छोड़ के फॉस्फोरस फॉस्फोप्रोटीन मिल्क, एग में भी है। ओके, और कहाँ कहाँ है? यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे बायोमोलिक्यूल, जैसे ATP, ADP, NADPH, ये सब तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे। वाह। RUBP, राइबोलोज, बाईफॉस्फेट, ये सब में क्या है? फॉस्फोरस है। और रही बात आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका जो ऑकरेंस है वो बहुत रेयर है। ये लोग अपने सल्फाइड ओर में मिलते हैं ज़्यादा। जैसे कि जो आर्सेनिक होता है वो, उसका जो सल्फाइड है वो आर्सेनोपायराइट्स करके एक सल्फाइड ओर होता है, जिसमें वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। किस किस के साथ? आयरन और सल्फर के साथ। उसी हिसाब से एंटीमनी, जिसको हम स्टिब्नियम भी बोलते हैं, स्टिब्नियम भी उसका सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, उसका नाम स्टिब्नाइट। और बिस्मथ भी बिस्मुथाइड, और तुम बोल सकते हो बिस्मुथ ग्लांस। यानी ये तीनों का जो है ऑकरेंस, ये दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम है, और ये तीनों अपने सल्फाइड ओर में ज़्यादातर मिले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। जैसे कि क्लास 11 के तुम थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि अगर हम ग्रुप में जाएं, ग्रुप में अगर जाएंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीमेंट होने की वजह से नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, इसीलिए क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। और ये सब जो है नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ, अगर हम देखेंगे जो एटॉमिक रेडियस के वेरियस टाइप्स होते हैं, कोवेलेंट रेडियस हुआ, वैन डर वाल रेडियस हुआ, या फिर मेटालिक रेडियस हुआ, ये सब नॉन मेटल है ना। देखो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक मेटलॉइड्स है, ये भी मेटलॉइड्स है, ये जो है हमारा मेटल है। तो अगर कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस के कोवेलेंट रेडियस से, तो जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाएंगे तो कोवेलेंट रेडियस का जो इंक्रीमेंट है वो कंसिडरेबल होता है। देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीमेंट ऑफ कोवेलेंट रेडियस दैट इज ऑकरिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। वाह, तो ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज होता है कोवेलेंट रेडियस। लेकिन जब हम फास्फोरस से बिस्मथ तक जाएंगे, जब यहाँ से नीचे आएंगे तब भी इंक्रीज हो रहा है, बट जो उसका इंक्रीमेंट है वो उतना कंसिडरेबल नहीं है। यानी इंक्रीमेंट है लेकिन वो इंक्रीमेंट नॉट लार्ज बोल सकते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाएंगे वहाँ पे कोवेलेंट रेडियस का इंक्रीमेंट जो है वो लार्जर होता है। इसका रीजन क्या है? जब भी हम फास्फोरस से बिस्मथ तक जाते हैं, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, लेकिन फास्फोरस से डी ऑर्बिटल का आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में सिर्फ एक ही रीजन हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड, या फिर हम इसको बोलते हैं फिल्ड डी ऑर्बिटल, फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स होने की वजह से जो रेडियस में क्या होगा, और
अगर डी और एफ ऑर्बिटल फिल्ड होंगे तो वो डी एंड एफ ऑर्बिटल दे आर नोन फॉर पुअर स्क्रीनिंग, और पुअर स्क्रीनिंग होने से रेडियस का जो है वो डिक्रीमेंट होता है, रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि फास्फोरस से बिस्मथ जब हम मूव करेंगे कोवेलेंट रेडियस का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे जो फास्फोरस से हमारा डी एंड एफ ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो डी एंड एफ ऑर्बिटल फुली फिल्ड होंगे, किसी किसी एलिमेंट में पूरे फील्ड रहेंगे। तो पूरे फील्ड रहने की वजह से जो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू इज द इंक्रीमेंट इज नॉट दैट मच लार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ये तो एटॉमिक रेडियस हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ओके, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये किन किन के ऊपर डिपेंड करता है? साइज के साथ, अब वो भी इनवर्सली रिलेटेड डिपेंड करता है। ये तो हमें पता है, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे और वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी लगेगा। तो अभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के केस में डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने से रेडियस क्या है? बढ़ रहा है। और रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करने के लिए चाहेंगे तो वो आसानी से हम उसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उनको रिमूव करने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, लेस एनर्जी लगेगा। तो अगर देखा जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि और एक क्लास 11 में और एक फैक्टर हम पढ़े थे कि शिल्डिंग का आना, यहाँ पे शिल्डिंग ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगा। डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस आज शिल्डिंग आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज। जबकि हम अगर अक्रॉस पीरियड जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, तो इसमें अगर देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। ये तो ये ग्रुप में हुआ। अगर इसको मैं कंपेयर करूं ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ, जैसे ग्रुप 14 एलिमेंट कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इनके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ऐसे जाऊं तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं अक्रॉस ए पीरियड, साइज जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए। तो ग्रुप 14 के हर एक मेंबर से ग्रुप 15 के हर एक मेंबर सेम पीरियड में अगर कंपेयर करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 वालों का ज़्यादा होगा। जबकि अगर इसी किस्से को अगर हम दोहराएंगे ग्रुप 16 के साथ, जैसे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है। कोई बोलेगा सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करके दिखाओ। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम जाएंगे, ट्रेंड के हिसाब से जैसे लेफ्ट टू राइट जाने से चार्ज बढ़ता है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? साइज छोटा होगा नाइट्रोजन से। और उसी लिहाज से देखें तो एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड। और ये सब जो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज ये एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी फाउंड आउट हो चुके हैं। सिर्फ हमें रीजन दिखाना पड़ेगा कि ये एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे क्यों ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में एक्सपेक्टेड क्या है? ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसा पीरियडिक प्रॉपर्टी है जो कि साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट, इन लोगों के ऊपर तो इफेक्ट करता है, लेकिन इसका जो ज्यादातर ये क्या, किस चीज के ऊपर ये इफेक्ट डिपेंड करेगा? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे हाफ फिल्ड हुआ या फिर कंप्लीटली फिल्ड हुआ। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग एलिमेंट दे पोजेस हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेबल है ना। तो स्टेबिलिटी लूज करने के लिए दे विल रिक्वायर मोर एनर्जी। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे कि हाफ फील्ड हुआ या फिर फुल फील्ड हुआ, वो उतने जल्दी अपने स्टेबिलिटी लूज करने को नहीं जाएंगे। तो उनको अगर उनके ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन को हम लूज करवाना चाहेंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। जैसे इसका ग्रुप 15 का क्या होता है? NH2NP3, यानी ग्रुप 15 के हर एक मेंबर के P में जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और जबकि अगर हम उसी लिहाज से देखेंगे ग्रुप 16 के हर एक मेंबर में P4 होता है ना, P4 यानी कि 1 2 3 4। कंपेयर करके देखो, ये ग्रुप 16 वाला अपने P ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके P3 में जाने को चाहेगा। P3 में आ जाएगा तो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल हो जाएगा, जबकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना स्टेबिलिटी उतना जल्दी लूज नहीं करने के लिए चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए चाहेगा तो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं कि सेम पीरियड में अगर हम कंपेयर करेंगे द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ अच्छा, और एक चीज़ हम यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ये फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के लिए, और फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट्स across the same period is found to be higher than the first ionization enthalpy of all the group 16 एलिमेंट। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होना चाहिए था ये साइज की वजह से, बट इसका ज़्यादा हो रहा है। क्यों? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड और फुली फील्ड। और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट के हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, इसलिए उनका आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। थर्ड देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। वाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे आयनेशन एंथैल्पी का साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होने से वैलेंस शेल में कितने एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और AE यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों का जो है ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन अगर देखा जाए तो एक बड़ा सा रिलेशन आता है। यहाँ पे कुछ -5/2 RT होता है, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, उसका वैल्यू जो है वो कम होता है। इसलिए ये दोनों में अगर कोई कंपेयर करेगा तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। कोई एटम का अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव में आ जाएगा। वाह, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। साइज इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस साइज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऐसे हैं, जैसे आयनेशन एंथैल्पी हुआ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दो प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादातर ही वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम बोले कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसका होगा उसका आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है? हाई होता है। और वन इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका आयनेशन एंथैल्पी हाई है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोई देखेगा तो इसका लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल में है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। जबकि वन इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल अगर देखा जाए, लेस देन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाएगा। क्योंकि जब भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन लेस वाला कन्फिगरेशन होगा, वो एलिमेंट चाहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी पा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका तो हम पढ़ लिए, P3 हुआ, D5 हुआ, D10 हुआ, P6 हुआ, ये तो पढ़ लिए। S2 हुआ। इसमें देखेंगे वन इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल, यानी कि तुम बोलोगे सर P2। जब भी P2 होगा तो ये तो चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जल्दी से जल्दी वो स्टेबल हो जाए। तो P2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हाई होगा। फिर देखेंगे D4 वाला, कोई बोलेगा D9, ये सबका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। कोई बोलेगा P5, ये भी चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फुली फिल्ड P6 में कन्वर्ट हो जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फुली फिल्ड D10 में कन्वर्ट हो जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ फिल्ड D5 में कन्वर्ट हो जाए। ये P2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ फिल्ड P3 में कन्वर्ट हो जाए। तो उसी लिहाज से अभी हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वही सेम किस्सा। साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ने की वजह से जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का पावर कुछ ज़्यादा ही होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो कैपेसिटी रहता है वो कुछ ज़्यादा ही रहता है। जब एटम बड़ा हो जाएगा
जब उसका रेडियस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो उसका लूजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, जबकि गेनिंग टेंडेंसी घट जाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत लेस होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट होता है, तो इसका एफिनिटी भी घट जाता है। तो साइज इंक्रीमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो घटेगा। तो तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, और यू कैन से इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, in any group the electron gain enthalpy will become less negative. Okay, more negative यानी more tendency to gain electron, less negative यानी less tendency to। तो इन सब में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑर्डर था। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 14 के साथ, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, वो ये 15 है, और ग्रुप 16 के साथ भी हम कंपेयर कर लेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। हुआ जैसे ऐसे जाओ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड क्या है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप जाओ, अक्रॉस ए पीरियड जाओ तो साइज डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, जितना छोटा साइज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना हाई। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। मूविंग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल लूजली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, जिसके बदौलत जो चार्ज में गिरावट आएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तो एक्सपेक्टेड था। अब जबकि पहले से मैं बता चुका हूं जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ है जो कि वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, वो ऑलरेडी फाउंड आउट हो चुके हैं। हमें सिर्फ रीजन देना है इसका क्यों ज्यादा हुआ और किसका क्यों कम हुआ। तो इसमें देखेंगे 14, 15, 16, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। 14 मतलब P2 वाले होंगे, जैसे कार्बन का 1s2 2s2 2p2 होता है, नाइट्रोजन का P3, इसका P4। अभी खुद बोलो किसका ज़्यादा होगा। अगर हम ऐसे 14 और 15 के बीच अगर कंपेयर करेंगे 14 और 15 के, तो ट्रेंड्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो तुम बोलोगे ग्रुप 14 सेम पीरियड में, ग्रुप 14 ग्रुप 15 का अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है वो ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। कौन होगा, ग्रुप 14, यानी तुम बोल सकते हो the electron affinity of all the group 14 elements are found to be higher than electron affinity of respective period containing group 15 elements due to their electronic configuration। क्यों, क्योंकि यहाँ पे P2 है और ये P3 है। ये ग्रुप 15 वाले तो ऑलरेडी स्टेबल है ना, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना स्टेबिलिटी बर्बाद करने के लिए चाहेगा, जबकि कर सकता है, ये भी कर सकता है। ओवरऑल ये सब नॉन मेटल है ना, तो सब जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो उनका जो इलेक्ट्रॉन की ओर टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल के लिए ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे दो नॉन मेटल के बीच, तभी तो देखना पड़ेगा ना किसका ज़्यादा किसका कम। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर हम देखेंगे तो कार्बन का P2 या फिर सारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स का P2, ये P3 है। जब P2 होगा तो वो तो ऑलरेडी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये अगर और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो स्टेबल हाफ फील्ड में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी स्टेबल है P3। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो P4 हो जाएगा, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इनकम्प्लीटली फिट। तो इसीलिए ग्रुप 14 के हर एक एलिमेंट अपने सेम पीरियड में ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगर तुम कंपेयर करोगे 15 और 16, 15 और 16 में तुम बोल सकते हो ये सर ये तो 14 हुआ, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वही सही है। ग्रुप 15 ग्रुप 16 एक्सपेक्टेड ये था और यही सही ऑर्डर आया। क्यों, क्योंकि ये P3 ये P4, तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वही रियल ऑर्डर है। जबकि 14 और 15 को कंपेयर करोगे तो एक्सपेक्टेड 15 का था साइज छोटे होने की वजह से, बट इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू व्हिच ग्रुप 14 ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे विल हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वाह, फोर्थ वाला पहला रेडियस था, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। और तुम लोग पढ़ चुके हो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है, जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है, सब में एक्सेप्शन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, उसका ऑर्डर फिक्स है। ओके, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे पॉलिंग स्केल में तुम्हें दो ये जो ग्रुप के फर्स्ट दो मेंबर का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में अगर पता है तो तुम आसानी से कर सकते हो। जैसे कि नाइट्रोजन का क्या है पॉलिंग स्केल में 3 है और फास्फोरस का 2.1 है, इन लोगों का घटता जाता है वाह, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ग्रुप 14 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ऐसे जाओ तो ये बढ़ रहा है, और ग्रुप 15 के साथ अगर मैं, ये तो 15 था, ग्रुप 16 के साथ कंपेयर करूंगा तो ग्रुप 15 सेम पीरियड में ग्रुप 15 का एलिमेंट ग्रुप 16 से घटेगा। जैसे ऑक्सीजन का ले लो या कार्बन का ले लो, कार्बन का कितना होता है 2.5 होता है पॉलिंग स्केल में, ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5 होता है। तो देखो खुद चेक कर लो, ये 2.5 है कार्बन, ये नाइट्रोजन 3 है, ये ऑक्सीजन 3.5 है। तो अक्रॉस ए पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। ये तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो ये था पीरियोडिक प्रॉपर्टी। फिर हम देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। पहले तो देखेंगे एटॉमिसिटी, देखेंगे पहले देखेंगे एटॉमिसिटी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक नेचर में कौन से फॉर्म में मिलता है, डाई एटॉमिक, और बाकी जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब के सब क्या हैं, दे आर एग्जिस्ट इन पॉली एटॉमिक फॉर्म। ये डाई एटॉमिक होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में सिंगल बॉन्ड होते हैं। वाह, तो यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास एक अलग ही तरह का कैपेबिलिटी है, जो कि द टेंडेंसी टू फॉर्म द पी बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड विथ स्मॉल साइज एटम्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन। ओके, तो नाइट्रोजन अपने ही एटम के साथ पी बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए उसका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में वो लोग अपने एटम के साथ स्मॉल साइज होने की वजह से, नाइट्रोजन स्मॉल साइज होने की वजह से नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी बॉन्ड विद इटसेल्फ, व्हेयरएज फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब लिटिल बिट लार्जर हो जाते हैं। लार्जर हो जाने की वजह से जो ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड हो जाता है और वो अपने एटम के साथ पी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में रहते हैं। जैसे कि फास्फोरस P4, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सब टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं P4, और टेट्राहेड्रल होते हैं, P4 हो गया, वाह उसी शेप के होते हैं, P ऐसा रहता है कि P4, वाह। ये तो था एटॉमिसिटी। नेक्स्ट देखेंगे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट्स का जो डिफरेंट फॉर्म्स, वाह, जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, एमोरफस एलोट्रोप्स, जो ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिनिस्टर, फुलरिन, ये सब क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है। कोल, चारकोल, कोक वगैरह ये सब एमोरफस एलोट्रोप्स है। तो इसी ग्रुप में नाइट्रोजन को छोड़ के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन डू नॉट शोज एलोट्रोप, इसका एलोट्रोप्स नहीं है, लेकिन बाकी जितने हैं सबका हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, यानी कि सब एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 आर कैपेबल ऑफ शोइंग एलोट्रोप्स, जिसमें से हमारे कोर्स में फास्फोरस का है, हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। वाह, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, उनके बारे में हम इसी चैप्टर में जानेंगे। तो ये तो एलोट्रोप्स हो गया। फिर देखेंगे फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स का अगर बात किया जाए
तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये तो गैस फॉर्म में मिलेगा, बाकी सबका जो है सॉलिड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखूं या फिर फॉस्फोरस मॉलिक्यूल देखूं, आर्सेनिक के मॉलिक्यूल देखूं, सब के सब नॉन पोलर होते हैं। वाह, क्योंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो सब के सब नॉन पोलर है। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नॉन पोलर के बीच जो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल फोर्स है। जबकि नाइट्रोजन के केस में इसका मास बहुत कम है, इसलिए ये गैस स्टेट में मिलेगा। जबकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मोलर मास बढ़ते जाएगा, मोलर मास बढ़ते जाएगा तो द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट एवर फोर्स थ्रू व्हिच द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड, वो फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ने से वो उसका प्रॉपर्टी जो है वो गैस से सॉलिड की तरफ मूव करेगा, यानी कि द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड और ये नाइट्रोजन जो है गैस है। अभी 8th देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, फिर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वाह, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है देखो। मेल्टिंग पॉइंट का अगर कोई भी ग्रुप में तुम अगर कंपेयर करो तो मेल्टिंग पॉइंट का उतना रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसका इरेगुलर ट्रेंड है। जबकि हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का एक पर्टिकुलर रेगुलर ट्रेंड है। जैसे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो नाइट्रोजन से जब हम आते हैं फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वाह, तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जबकि यहाँ से नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक जब हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, जबकि एंटीमनी से जब नीचे जाएंगे बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को। वाह, ये बढ़ रहा है और नीचे जाओगे तो दी टेंडेंसी टू फॉर्म 5 बॉन्ड डिक्रीजेस, 5 बॉन्ड फॉर्म करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोअर मेंबर जो है वो हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट करके एक कॉन्सेप्ट है, बाद में हम उसको पढ़ेंगे, तभी इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये मेल्टिंग पॉइंट था। फिर बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बॉइलिंग पॉइंट का तो एक ही ऑर्डर है और क्या। अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके साथ डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जैसे कि हम बोलेंगे दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो फॉस्फोरस के बीच वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो आर्सेनिक के बीच वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो एंटीमनी के बीच वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो बिस्मथ मॉलिक्यूल के बीच वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी कंपेरेबल मॉलिक्यूल के बीच सेम रहेगा तब बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। मास जिसका जितना ज़्यादा दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उतना ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, बिस्मथ का ज़्यादा होता है। लास्ट वाला जो है मेटालिक कैरेक्टर, लास्ट वाला देखेंगे हम मेटालिक कैरेक्टर। तो आज हम 10 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के। मेटालिक कैरेक्टर जैसे तुम लोग पढ़ चुके हो क्लास 11 में, याद करो। कोई भी ग्रुप में तुम अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से तुम बोल सकते हो रेडियस इंक्रीमेंट हुआ। रेडियस इंक्रीमेंट होने से इलेक्ट्रॉन विल लूजली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, हेल्ड टू न्यूक्लियस, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिमूव आसानी से करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। यानी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यानी डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीमेंट होगा, और अक्रॉस ए पीरियड अगर जाएंगे तो साइज घटेगा। साइज घटने से जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से वही एटम का जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा, और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका जो कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वाह, तो उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक में डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स में उनका गिनती होता है, और आर्सेनिक, एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड्स है, व्हिच शोज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और बिस्मथ जो है वो मेटल्स है। तो ये 10 प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस किए, वो एक जो पहले 4 पीरियडिक प्रॉपर्टी थे और जो 6 फिजिकल प्रॉपर्टी थे। ओके, आज के लिए बस इतना।